सोवियत यूनियन का टूटना 20वीं सदी की सबसे त्रासद घटना है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी। कहते थे कि मैं चाहता हूं कि अब हम दोस्त की तरह रहें, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, तो मैं अपना हाथ ऑफर कर रहा हूं फ्रेंडशिप विद यूएसए एंड वेस्ट। 3-4 साल तक उन्होंने ये बात बोली है। रशिया को ये डर है कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो मेरे हाथ से क्रीमिया का कंट्रोल जाएगा, ये सेवस्टोपोल और याल्टा मेरे हाथ से निकल जाएंगे, मेडिटेरियन सी का एक्सेस मेरे हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बांग्लादेश में अमेरिका ऐसा करेगा। जो हुआ है उसके साल भर पहले किया था। 2 दिन पहले उन्होंने बोला है कि अब इंडिया में प्रयास किया जा रहा है। फिर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट के नाम पे हो सकता है, किसी कास्ट के नाम पे हो सकता है, किसानों के नाम पे, फिर किसानों के नाम पर हो सकता है। आने वाले समय में दिख जाएगा ये, और इसमें विदेशी शक्तियां आपको दिखेंगी, आग में घी डालते हुए। नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्म भारत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हम आए हैं एक बड़ा पॉडकास्ट लेके, और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प टॉपिक कि रशिया और यूक्रेन का जो स्ट्रगल चल रहा है, वॉर चल रहा है, ये इतने टाइम से रुक नहीं रहा है। तो उसको लेके हम समझेंगे। रिसेंटली पीएम मोदी भी यूक्रेन गए थे, रशिया भी गए थे, तो उसको लेके हम आज बात करने वाले हैं, कनिष्क सर और मैं। तो बिल्कुल सर, तो जैसा आपने कहा कि काफ़ी समय से लड़ाई चल ही रही है और लग नहीं रहा है कि कोई आसार दिख नहीं रहे इसके खत्म होने के। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी वहां चले गए, आप राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर आए हैं। इससे पहले रशिया वाले भी, इससे पहले पुतिन से मिलकर आए थे, राष्ट्रपति पुतिन से रूस में जाकर मिले हैं। तो लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं इन चीजों को लेकर। बहुत लोगों ने ये कयास लगाया कि अभी पुतिन से मिल के आए और अब यूक्रेन गए हैं, हो सकता है भारत कोई मध्यस्थता करने गया है और मध्यस्थता करे, हो सकता है ऐसा बहुत सारे लोगों ने सोचा है। देखिए, मध्यस्थता करेगा, बट जो जेलेंस्की ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, पानी फेर दिया है। हाँ, एक तरह से पानी फेर दिया है। वो कहीं से भी मुझे सकारात्मक तो नहीं लग रहा है। जो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद जो बातें की हैं, या आप अगर देखें जो भारतीय पत्रकारों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जेलेंस्की ने कहा कि अगर भारत चाहे तो लड़ाई रुक सकती है। तो ये पूरी तरह से एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स थी। और ये भी कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन पीएम मोदी को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर करते होते, बचकाना बयान है। आपको देख के कोई देश का, मतलब ऐसे सोचो, आप इतना बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ आदमी ऐसी बातें कर रहा है। राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से हल्का नहीं बोलना चाहिए, बट जेलेंस्की इसी के लिए जाने जाते हैं। ही इज अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। और मैंने पहली बार देखा है कि हमेशा जब भी युद्ध होता है तो सर रुकवाने की कोशिशें होती हैं, और एक समय के बाद ना, चाहे कोई सा भी देश हो, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। कहते हैं कि भाई मध्यस्थता कोई देश करे हमारे, भाई ठीक है, हम बंद करने को तैयार है। मैं पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ मेरी आंखों के आगे, तो जिसमें जेलेंस्की नहीं चाह रहा कि भाई युद्ध रुके। नहीं चाह रहा है, इसके कई कारण हैं। और अभी जो पीएम मोदी की जो विजिट हुई है, मेरे हिसाब से ये इल टाइम्ड है। नियत जो भी हो, इंटेंशन जो भी हो कि हम कुछ रुकवा दें, कुछ कर लें, उसकी बात नहीं कर रहा। स्ट्रेटेजी का अभाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर का फॉरेन पॉलिसी का प्रशंसक हूँ। मुझे इनकी चीजें पसंद आती हैं जिस तरह से ये लोग करते हैं, पर यहाँ पर मुझे स्ट्रेटेजी का अभाव दिखा है। ये बात गले नहीं उतर रही है। लेकिन सर एक चीज अपन समझें तो पहले तो हम अगर बात करें कारणों की, तो जो मेरे को कारण समझ में आता है, मैं अपनी बात करता हूँ। आप वॉर की बात कर रहे हैं, कि भाई हो क्यों रहा है। तो पहले पीछे चलते हैं थोड़ा सा कि भाई चालू क्यों हुआ। तो मुझे जो सीरियस 3 साल से ज्यादा हो गया। 3 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि हमारे साथ कनिष्क सर हैं जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन तो बाद में लेते हैं, पहले एक जनरल ओपिनियन सुन लेते हैं। तो जनरल ओपिनियन में मुझे सर ऐसा लगता है कि रशिया जो है उसका पहले क्रीमिया पे कब्जा करना 2014 में, उसको चाहिए था एक्सेस, पोर्ट चाहिए उसको, ताकि वो ट्रेड कर सके, वो मेडिटेरेनियन जा सके, यूरोप से कनेक्ट हो सके। अगर आप मैप पे देखेंगे तो रशिया वो चाहता था। दूसरा, क्रीमिया के पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो रशिया वो भी चाहता था। तो रशिया को चाहिए था ये एक्सेस। अब उसी कड़ी में यूक्रेन पे वो ना करता अटैक, लेकिन यूक्रेन में आता है नाटो, और नाटो जब आने लगता है, इसका मतलब ये हो गया कि सोवियत संघ जो पहले था और अब जो वेस्ट यहाँ पे आके खड़ा हुआ है उसके घर के बिल्कुल पीछे बगल में, तो रशिया एक कहता है, जो मैंने सुनी है स्टेटमेंट, नॉट इन माय बैकयार्ड, मतलब कहीं भी जाओ नाटो, अमेरिका, आप मेरे इतना पास नहीं आ सकते। और यहाँ पे मेरे को लगता है यूक्रेन ने गलती की है।
सही बता रहे हो आप, बफर जो होता था वो उन्होंने हाँ, खत्म कर दिया। हाँ, एकदम एकदम ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये एक कारण है, ये एक कारण बिल्कुल है जो नेटो का विस्तार हो रहा है। और नेटो बना कब था, तो देखे तो 1949 में नेटो की स्थापना की गई थी। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के समय की कहानियां हैं, जब यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर होते थे। ये एक सामान्य ज्ञान की बातें हैं जो मुझे लगता है देश में किसी ज्यादातर छोटे बच्चे को भी मालूम है जो प्राइमरी स्कूल तक गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि सोवियत तो टूट गया 1991 में, सोवियत यूनियन का तो विघटन हो गया, बिल्कुल, लेकिन नेटो का विस्तार होता रहा, नेटो केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग। एक बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये मिखाइल गोर्बाचेव आए थे, गोर्बाचेव ही थे जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था। यूएसएसआर का लास्ट प्रेसिडेंट है मिखाइल गोर्बाचेव। तो उन्होंने ये एक ऑफर किया था कि चलो नेटो को भी डिसॉल्व कर देते हैं और वार्सो पैक्ट जैसे अमेरिका के लिए नेटो था, कोल्ड वॉर का ही यूएसएसआर के लिए वार्सो पैक्ट, दोनों को डिसॉल्व कर देते हैं, इस लड़ाई को रोकते हैं। अमेरिका ने मना कर दिया। तब से आज तक अगर आप देखें तो जितने भी यूएसएसआर के मेंबर्स थे, जो कभी यूएसएसआर के मेंबर्स थे, आज ज्यादातर देश उनमें से नेटो ज्वाइन कर चुके हैं या करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है जो नेटो का विस्तार हो रहा है, वो रूस को और राष्ट्रपति पुतिन को पसंद नहीं आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। और सर एक मेरे को ऐसा रीजन लगता है कि ये मेरी समझ है, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ, अगर नहीं हूँ तो आप करेक्ट करना। बताएं क्या। मुझे लगता है जैसे अमेरिका और रशिया के बीच में ना ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ ही नहीं है, ये दूसरे देशों में जाके लड़ ही रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे आप सीरिया में देखें तो वहां पे क्या हुआ, ये दोनों इनडायरेक्टली लड़ ही रहे थे। आप दूसरे वेस्ट एशिया में देखें कंट्रीज में यही हो रहा है। अफगानिस्तान में जो अमेरिका आता है वो पूरा का पूरा जो रशिया की ऑयल लाइन्स है उन पे कैसे वो अटैक करवाता है पाकिस्तानी के थ्रू प्रॉक्सी भेज के। तो मतलब दबाव तो बना ही रहा है अमेरिका कंटिन्यूअसली, और फिर रशिया उसको दिखा रहा है कि इतना भी हल्के में मत लीजिए, हम भी पावरफुल हैं। रशिया तो ये प्रदर्शन ही तो नहीं प्रेसिडेंट पुतिन के आने के बाद दिखा रहा है। हाँ, उसके बाद देखिए पुतिन लेट 90s 1999 के आसपास प्रेसिडेंट बने थे, और उनके उस समय के अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना तो बड़ा एक अच्छा अप्रोच था पुतिन का। वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि अब हम दोस्त की तरह रहें, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, तो मैं अपना हाथ ऑफर कर रहा हूँ फ्रेंडशिप विद यूएसए एंड वेस्ट। 3-4 साल तक उन्होंने ये बात बोली है। सारे पुराने इंटरव्यूज हैं इनके इंटरव्यूज हैं, लोग इनको देख सकते हैं। बट वो चीज अमेरिका नहीं मान रहा था। अमेरिका को अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसको इस तरह की नेटो और बाकी तरह की चीजें चाहिए होती हैं। तो उसके बाद से ये शीत युद्ध दोबारा से पनपने लग गया, और 5 या 6 बार पुतिन राष्ट्रपति बने हैं। तो आप समझो कि उस आदमी ने अपने देश में सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। अब वो आसपास देख रहा है। 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि सोवियत यूनियन का टूटना 20वीं सदी की सबसे त्रासद घटना है, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ 20th century. So now he wants to undo it as a part of his legacy. आप 20 साल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? आप यही सब करेंगे ना, आसपास देखेंगे। यही काम पुतिन कर रहे हैं। देश तो संभाल लिया, 20 साल हो गए, अब बाहर का देखते हैं। अब जो त्रासदी हुई थी उसको अंडू करना है। कैसे अंडू करें? तो ठीक है सर, ये कारण समझ में है। कोई आपको लगता है और भी कोई कारण है जो मैं अभी तक समझ पाया? आपने एक बड़ा अच्छा बताया कि क्रीमिया पे जो 2014 में रूस ने अपना कब्जा कर लिया था, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था। कैसे बना था? यही जो स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने क्रीमिया को दे दिया था यूक्रेन को कि हम रशिया और यूक्रेन के बीच में ब्रदरली रिलेशंस बनाएंगे। सोवियत यूनियन जब टूटता है, देन क्रीमिया डिसाइडेड टू स्टे विद यूक्रेन। आप समझिए ना, 40-50 साल तक जो साथ में थे, तो टूटने के बाद कि चलो हम इसका पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, रशिया जैसा आपने बताया पोर्ट्स की बात, बिल्कुल एकदम ऐसा ही है। रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है। अगर आप मैप देखोगे तो रशिया के ऊपर तो फिर आर्टिक शुरू हो जाएगा ना, आर्टिक सर्कल, नॉर्दर्न सी रूट जहाँ से शुरू होता है, वहां पर बर्फ है। पोर्ट जब तक नहीं है, जब तक पानी नहीं आएगा, आप ट्रेड कैसे करोगे? तो रशिया को पानी कहाँ से मिलता है समुद्र का? क्रीमिया के थ्रू। यूक्रेन के ठीक नीचे क्रीमिया है, और वहां पर एक पोल है, बंदरगाह है सेवास्तोपोल, वहीं पर याल्टा है। तो उनके थ्रू ये ब्लैक सी से होते हुए, बॉस्फोरस चैनल से होते हुए मेडिटेरियन सी में आते हैं, यूरोप से कनेक्ट होता है। तो अगर आप रशिया हैं और मेडिटेरियन तक पहुंच गए तो द वर्ल्ड ओपन्स अप फॉर यू। रशिया को ये डर है कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो मेरे हाथ से
क्रिमिया का कंट्रोल जाएगा, ये सेवस्टोपोल और याल्टा मेरे हाथ से निकल जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये है एक कारण। और बड़ा ट्रेड का भी नुकसान होगा, स्ट्रेटेजिक तो अच्छा है ही खासा है, नुकसान हो बहुत जाएगा। और एक बात देखिए ना कि कोई भी ग्रेट पावर, और रशिया है ग्रेट पावर, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी ग्रेट पावर अपने नेबरहुड को सैनिटाइज करना चाहता है। बिल्कुल। जैसे इंडिया को नहीं अच्छा लगता है ना कि अगर चाइना नेपाल चला जाए, श्रीलंका चला जाए, भूटान चला जाए, हमें भी तो नहीं अच्छा लगता है। तो अगर नेटो यूक्रेन या क्रीमिया आ रहा है तो रशिया को क्यों अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ये भी एक कारण है। वही तो नेटो का जो एक्सपेंशन है उसको रोकना ये तो है ही है। हाँ, तो ये कारण थे। चलिए अब कारण तो ठीक है, पर अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि युद्ध में फायदा किसका होता है। अगर मान लो देखें तो अगर फायदा नहीं है किसी का तो इतना लंबा युद्ध क्यों चल रहा है? रिसोर्सेज तो दोनों कंट्रीज के लगते हैं। ये सिर्फ ईगो टसल है? नहीं, इको टसल सिर्फ नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस लड़ाई में जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका फायदा हो रहा है। जैसे कि लड़ कौन रहा है? लड़ रहा है यूक्रेन और रशिया। दोनों का फायदा हो रहा है। दोनों का फायदा इस युद्ध से? जी। रशिया तो खुद को असर्ट कर रहा है, मसल पावर दिखा रहा है वर्ल्ड को। रशिया के अलावा क्या फायदा? रशिया क्या पहले देखते हैं। रशिया ये सोच रहा है कि कम से कम 20% लैंड यूक्रेन का वो ले लेगा। ठीक है। अब जब हम बात करें ना अभी, रशिया इज ऑक्युपाइंग 17 अच्छा 17% ऑफ यूक्रेन टेरिटरी, और हम उस देश की बात कर रहे हैं जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन इज द बिगेस्ट कंट्री इन यूरोप एंड ऑक्युपाइंग 17% ऑफ यूक्रेन इज नो मीन अचीवमेंट। तो रशिया को लग रहा है कि लड़ाई खत्म होते होते तक 20% यूक्रेन मेरे पास रहेगा, जो कि वॉर से होने वाले नुकसानों के लिए भरपाई करेगा। ये रशिया को फायदा होगा। ठीक है। और यूक्रेन को? सर यूक्रेन नया यूरोपियन हीरो है, मतलब वो स्टार इन द आईज ऑफ यूरोप। यूक्रेन नया यूरोपियन हीरो। देखिए सिविलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी मृत्यु हो रही है। वो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे 99 सीटों वाला यहाँ पे जो है वही यूक्रेन वाले के साथ बड़ा बढ़िया इन्होंने एक एनालॉजी दिया है कि भारत में 99 सीट के साथ एक पार्टी जैसे असर्ट कर रही है, हाँ, वैसे ही यूक्रेन रशिया से पिटने के बाद जेलेंस्की असर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही तो बहुत स्टार है क्रांतिकारी। तो ऐसी तो स्टार बना है ये है वो स्टार बना है। और इनके एक बात बताता हूँ आपको। इजराइल के जो पुराने प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू वापस आ गए, बीच में नेफ्ताली बेनेट समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा था कि जब लड़ाई हुई तो मैंने पुतिन से बात की कि क्या आप, जेलेंस्की उस समय छुपे हुए थे, कहीं अंडरग्राउंड थे। पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल कैसा बोलते हैं कि मैंने बात की पुतिन से कि आप उसको जेलेंस्की को मारना चाह रहे हो, तो पुतिन ने कहा नहीं मारना नहीं चाह रहे हैं, बट सबक तो सिखाएंगे। फिर दूसरा कॉल मैंने जेलेंस्की को लगाया, ये इजराइल के पीएम बोल रहे हैं, और मैंने कहा कि मेरी पुतिन से बात होगी, उन्होंने अश्योर किया है कि ही डज नॉट वांट टू किल यू। दूसरी चीज मैं देखता हूँ कि जेलेंस्की बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं मैं मरने से नहीं डरता। तो अब बताओ इस आदमी को अगर आप सीरियसली लेते हो, और ये आदमी नया यूरोपियन हीरो बना हुआ है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, यूक्रेन हैज बिकम द मोस्ट अजाइल मिलिट्री इन यूरोप। इट इज हैविंग द मोस्ट रोबस्ट मिलिट्री इन यूरोप। कैसे? उसके पास सोवियत एरा के वेपन्स उसने इनहेरिट किए थे। टूटा तो सोवियत से ही था, तो कुछ वेपन्स तो थे। आज उसके पास वो इनहेरिटेड सोवियत वेपन्स हैं, उसके पास अमेरिकन वेपन्स हैं, उसके पास यूरोपियन वेपन है। किसी भी देश के पास ये तीन कॉम्बिनेशन नहीं है जो यूक्रेन के पास है। संसार में किसी भी देश के पास ये तीन कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपको सोवियत वेपन्स भी हैं जो आपने इनहेरिट किए, और दान में अमेरिका और यूरोप का वेपन भी गया है। वो दान में ही मिले पक्का, मतलब उनका फिर कोई फायदा नहीं है। अमेरिका अपने अस्त्र शस्त्र तो नहीं बेच पा रहा है, अमेरिका का भी फायदा है। अभी तो हमने रूस और यूक्रेन की बात की कि रूस तो असर्ट कर रहा है और यूक्रेन इज द न्यू यूरोपियन हीरो। जेलेंस्की टेक टॉक्स देंगे, जेलेंस्की स्टार बने हुए हैं, रेसिस्टेंस का फेस बने हुए हैं, ठीक है, ये सब तो है। अब अमेरिका अगर वेपन दान में दे रहा है तो अमेरिका का और क्या फायदा हो रहा है? बस वो विरोधी तो खड़ा कर रहा है। देखिए अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका थोड़ा रिसीडिंग पावर बन गया, हालांकि अभी भी सुपर पावर अमेरिका ही है। हाथी एक पैर पे खड़ा रह जाता है, तो वही हालत अमेरिका की है। वेस्ट एशिया, हमने पिछले पॉडकास्ट में अपनी बात की थी जब हम इजराइल फिलिस्तीन की बात कर रहे थे कि अमेरिका के फुटप्रिंट्स वेस्ट एशिया से खिसक रहे हैं, रिसीड कर रहे हैं। तो जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला है, बहुत बेइज्जती हुई थी। भागा है, बाहर नहीं निकला, भागा है उल्टे पांव, बिल्कुल उल्टे पांव जो भागा है, और 1 महीने के अंदर तालिबान फिर से आ गया। तो आप समझिए ना कि 20 साल तक आपने वहां पर क्या छिला, क्या ही कौन सा भुट्टा पकाया कि 1 महीने के अंदर तालिबान वापस आ गया। बिल्कुल।
तो बड़ी बेइज्जती हुई है अमेरिका की। इस युद्ध के सहारे अमेरिका अपनी इज्जत पा रहा है कि मैं अभी हूँ, चाहे प्रॉक्सी है, हाँ, कि मैं हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, हाँ, मैं अपने आप को सीरियस प्लेयर के रूप में देखता हूँ। साथ ही साथ चीन को एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है कि अगर तुमने ताइवान पर किसी तरह के मिलिट्री एक्शन किया तो क्या परिणाम होंगे देख लो। ताइवान को ऐसे ही सपोर्ट किया जाएगा जैसे यूक्रेन को। हाँ, और जैसे रशिया को बॉयकॉट करने की कोशिश की गई है, चाइना को, वैसे ही चाइना को बॉयकॉट करने की चाइना को कर नहीं सकते सर। चाइना कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आई थिंक कोई नहीं कर सकता है तरीके उसके, बट हाँ, आपकी बात से मैं नहीं कर सकता, डिसएग्री नहीं करूंगा कि चाइना को इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है। कलेक्टिव एफर्ट्स डालने पर ही होगा। चाइना इतना बड़ा हाथी है, कितनी बड़ी चद्दर डाल दो हाथी नहीं चुभेगा। हाँ, बट एक मैसेज दे रहा है, मैसेज है बस। एक तो अपने पोजीशन को थोड़ा इज्जत सुधार रहा है इस लड़ाई के द्वारा, और चाइना को मैसेज दे रहा है कि अगर तुमने ताइवान के साथ कुछ किया तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये फायदा हो रहा है यूएस को, ठीक है, चीन को भी फायदा हो रहा है। ठीक है सर, मुझे नहीं लगता हमें कोई फायदा हो रहा है। इंडिया बिल्कुल हो रहा है। हमें क्या फायदा हो रहा है? इंडिया अपने एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो रशिया के ऊपर जाके, हाँ, उसके ऊपर सैंक्शन लगे, वो भारत उसका फायदा उठा रहा है। आप समझिए, लेकिन ये युद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है? युद्ध से इसलिए जुड़ा हुआ है कि अगर लड़ाई नहीं होती तो रशिया इस रेट में आपको तेल नहीं बेचता। हाँ, रशिया इस रेट पे आपको तेल नहीं बेचता जिस रेट पे बेच रहा है। रशिया की ऑयल और गैस तो ये म्यूचुअल बेनिफिट है। इंडिया उसको पंप कर रहा है मनी ताकि वो युद्ध कर सके, मतलब उसकी इकोनॉमी ना नीचे आए। सैंक्शन से ऑलरेडी गुजर रहा है। सैंक्शन से अगर लगते हैं, एक बात समझिए आप, अगर सैंक्शंस लगा देता है वेस्ट और इंडिया और चाइना अगर तेल खरीद रहे हैं तो वो सैंक्शन किस काम के? कोई काम के नहीं। दो बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे एक बात और समझ में आ रही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सैंक्शन किसी काम का नहीं है अगर भारत और चीन उसका समर्थन नहीं करते। बिल्कुल। तो भारत को ये फायदा हो रहा है, वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है, अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर रहा है। फायदा चीन का भी हो रहा है। चीन को अमेरिका की ऑथोरिटी को डायरेक्ट चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। रशिया ये काम उसके लिए अपने आप बैठा है। रशिया ये काम कर रहा है और चाइना भी इट्स टेस्टिंग द वाटर्स कि क्या होगा अगर मैंने कल को ताइवान पे अटैक कर दिया। तो इतने लोगों को जब फायदा हो रहा है, सारे मेजर प्लेयर को फायदा हो रहा है, तो ये लड़ाई क्यों रुकेगी? हमने रूस का फायदा देखा, हमने यूक्रेन का फायदा देखा, हमने चीन का, हमने भारत का, हमने अमेरिका का, बचा कौन? बस यही 5-6 बड़े प्लेयर्स है ना। टॉप बिग 5 में यही आएंगे। तो जब इन पांचों का फायदा है कहीं ना कहीं, तो ये लड़ाई क्यों रुकेगी? तो ये नहीं रुकेगी, आपका कहना ये? जब रुकेगी तब रुकेगी, पर स्वाभाविक रूप से रुकेगी, बट इट इज यूएस और यूयू और नेटो को भी फायदा हो रहा है। ब्रेक्सिट होने के बाद से, जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, तब से यूरोपियन यूनियन आज तक यूनानिमस नहीं हो पा रहा था। आज वो ज्यादा एकजुट है। नेटो में 2 नए मेंबर जुड़ गए हैं, फिनलैंड और स्वीडन। 31वां मेंबर फिनलैंड था, 32वां मेंबर स्वीडन बन गया है। तो नेटो को नए मेंबर्स मिल रहे हैं, ईयू एकजुट हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है ये बताइए? नुकसान प्रेसिडेंट नहीं बन जाए कहीं ये ज़ेलेंस्की आने वाले टाइम में, कोई शक नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, संभावना इस चीज की। तो जब सबका फायदा हो रहा है तो ये लड़ाई रुकवा के किसको अपना फायदा रुकवाना है? मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी युद्ध से सबका साथ सबका विकास, हाँ, जो वहां पे लग रहा है। इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ, बस हाँ, यही सबसे दुर्भाग्य है कि लोग मर रहे हैं, उनकी मृत्यु पर, उनकी डेड बॉडीज पर ये सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, रोटियां उनके ऊपर सेकी जा रही है। और इंडिया का शेयर बहुत कम है। इंडिया रशिया को इग्नोर नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो सर अगर हम लास्ट में, अगर मैं बात करना चाहूँगा कि हमने कारण देख लिया, हमने देख लिया कितना लंबे टाइम से चल रहा है। अब हम अगर इंडिया के लिए देखें तो इस युद्ध के क्या मायने हो सकते हैं? मतलब क्या ये इंडिया के लिए भी एक मैसेज है अमेरिका का? अगर मैं सोवरेनिटी के हिसाब से देखूं, क्या ये मैसेज है अमेरिका का कि भाई तुम भी संभल के रहो, नहीं तो जैसा इनके साथ हो रहा है वैसा होगा? और क्या, आप जानते हैं ना कि भारत और रूस के संबंध कैसे रहे हैं? बहुत अच्छे रहे हैं। सोवियत समय को छोड़िए, 1991 के बाद की अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है कैसे संबंध रहे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है। अब किन क्षेत्रों के बावजूद अगर भारत उससे तेल इंपोर्ट कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना। किन क्षेत्रों में आपको दिखता है कि भारत रूस के अच्छे रिलेशंस रहे हैं? बहुत सारे में, डिफेंस में है, स्पेस में है, और वेपन्स टेक्नोलॉजी में है, रोबोटिक्स में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। हर क्षेत्र में रूस हमारा बहुत पुराना सहयोगी है। तो भारत ने कहा है कि भाई हम रूस को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ेंगे। हमारे और उनके पुराने संबंध हैं और रूस ने भारत का साथ दिया है।
हाँ ठीक है, उसके कुछ अलग पक्ष भी हैं, लेकिन ओवरऑल रशिया ने इंडिया को सपोर्ट ही किया है। तो अब इंडिया इसमें कैसे देखता है? आप समझिए, अमेरिका इकलौता देश है जिसके साथ भारत ने 7 सैन्य समझौते किए हैं। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विद विच इंडिया हैड 7 मिलिट्री अलायंस। तो रशिया से भी आपकी अच्छी दोस्ती और अमेरिका के साथ 7 मिलिट्री अलायंस कर चुके हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप बोलते हो, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखा रहे हो। आप बता रहे हो कि ये लड़ाई आपकी है, आप देखो मेरी रशिया से दोस्ती है, मैं अपना काम करूंगा। बिल्कुल, इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए ना, कल अमेरिकन एम्बेसडर 2 दिन पहले विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसा आपने आखिरी बार कब सुना था कि अमेरिका के जो राजनयिक हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो अपोजिशन लीडर्स को रीच आउट कर रहे हैं? ये क्यों उमर अब्दुल्ला से मिल रहे हैं, ये क्यों ओवैसी से मिल रहे हैं? आज तक ऐसा देखा था आपने? क्यों मिल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? वही फ्यूल अप कर रहे हैं, डीप स्टेट का काम करेंगे और तो क्या है, मतलब उनको फंडिंग करेंगे, डीप स्टेट को और ज्यादा तो भारत को बताया जा रहा है कि भाई ज्यादा रशिया रशिया मत करो। This is the signal. We can widen your social cleavages. We can spread your socio-political fault lines. आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो चीजें हैं, उनको हम बिगाड़ सकते हैं। प्रयास किया जा रहा है। बहुत लंबे टाइम से स्पुतनिक एक रूस की न्यूज एजेंसी है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बांग्लादेश में अमेरिका ऐसा करेगा। जो हुआ है उसके साल भर पहले किया था। 2 दिन पहले उन्होंने बोला है कि अब इंडिया में प्रयास किया जा रहा है। मैं स्पुतनिक को कोट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और सही भी है, क्योंकि हम देखें जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुझे बड़ा देख के अफसोस हुआ सर कि एक राकेश टिकैत नाम के आदमी थे, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है और ओपनली चैलेंज किया है गवर्नमेंट को कि उस टाइम हमसे गलती हो गई कि हम लाल किले की तरफ गए, हम पार्लियामेंट पे जाते, पीएम हाउस की तरफ जाते ना, तो उसी दिन काम सलटा देते। देखिए इस तरह की चीजें और दिखेंगी अभी। अब मतलब देखिए ना आप, मतलब एक आदमी जो किसान नेता था और वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। सलमान खुर्शीद का भी बयान है, वो तो विदेश मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, तो ऐसे स्टेटमेंट अब हियर एंड देयर आने लग गया है। तो फिर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट के नाम पे हो सकता है, किसी कास्ट के नाम पे हो सकता है, किसानों के नाम पे, फिर किसानों के नाम पर हो सकता है, और आने वाले समय में दिख जाएगा ये। और इसमें विदेशी शक्तियां आपको दिखेंगी आग में घी डालते हुए। बोलेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है, प्रजातंत्र में लोगों को आवाज को दबाया जा रहा है, सिटीजन्स के राइट्स हटाए जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि इंडियन स्टेट, भारत सरकार इसका प्रत्युत्तर किस तरह से देती है। अभी तक रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा है, बहुत गंदा है। क्योंकि मैंने तो खाली एक ही एग्जांपल देखा है, वो यूट्यूब का और ट्विटर जो इससे पहले था, टेस्ला से पहले, तो ये लोग वन साइडेड होके, वो आपने देखा होगा, फेसबुक ने बोल दिया ना। अभी तो जुकरबर्ग ने बोला कि हम बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे, हंटर बाइडेन वाली न्यूज दबा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही इंडिया में होता है सर। मैंने बहुत अपने आंखों से देखा है, इलेक्शंस के टाइम पे आप कुछ कीवर्ड डालो और वो कीवर्ड ब्लॉक हो जाएंगे, मोनेटाइज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट वाज बायस, एंड ये ग्लोबल कंपनीज हैं, कहाँ से ऑपरेट होती हैं सबको पता है, कहाँ से फंडिंग आती है सबको पता है। तो ये तो है, एक मैसेज है मतलब इंडिया के लिए। अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स को न्योता भेज रही है, कंडक्ट कर रही है वर्कशॉप, और उनके बाद आप उनके वीडियोस देखिए किस तरह से वो अमेरिका का पक्ष लेते हैं। वो बांग्लादेश में जो हुआ है उस पर अमेरिका को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है चीजों पे। कोई एक्सपर्ट, ये लोग फिटनेस प्रोडक्ट बेचते थे, ये लोग साबुन बेचते थे, ये आज ऐसा बोल रहे हैं कि अमेरिका ने नहीं किया, उसके 10 पॉइंट्स बता रहे हैं। कौन इनको ये पट्टी पढ़ा रहा है, कहाँ से ये चीजें आ रही हैं, समझ रहे हैं आप? मेरे को तो वही लगा, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो पैसा फेंक दिया जाता है, मॉड्यूल कंडक्ट होता है, बस ट्रेनिंग हो जाती है, वही सारी चल रहा है, ये बिल्कुल चल रहा है। और ये प्राइस है इंडिया की न्यूट्रलिटी का। अब देखने वाली बात ये होगी सर कि ये जो चैलेंज ओपनली इंडिया दे रहा है, मतलब रिसीव कर रहा है, रिसीविंग एंड पे अमेरिका जो फॉल्ट लाइन कह रहा है कि हम बड़ी कर देंगे आपके यहाँ पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, उससे देखना ये है कि लड़ेगा कैसे इंडिया, कैसे हम यूनाइट रह पाते हैं, कैसे नेक्स्ट बांग्लादेश ना बने हम। क्योंकि आप देखो सारे इंडिकेटर्स कितने अच्छे चल रहे थे बांग्लादेश में, और उसको किस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि पिछले 15 साल से एक तरह का तानाशाही रवैया अपना लिया था, मतलब तानाशाही रवैया था। देखिए शेख हसीना ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन अभी रुका कहाँ है, अभी तो मोहम्मद यूनुस के विरोध में भी वही हो रहा है। कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि यूनुस को भी भारत में शरण लेना पड़ जाए, बिल्कुल ऐसा भी देखने में आ सकता है कि वो भी भाग के यहीं पे आ जाए। मुझे लगता है सीएए बनाया इनके लिए गया था शायद, इसलिए। एक बात है प्रेम जी, जानते हैं गांधी जी ने एक बात बोली थी, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं गांधी समर्थक नहीं हूँ,
मुझे गांधी जी से कई मामलों में विरोध है, प्रेम सर ये बात अच्छे से जानते हैं, बट उनकी एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि कोई भी चेंज अगर हिंसा से आएगा ना, इफ एनी चेंज इज ब्रॉट थ्रू वायलेंस देन द सोसाइटी विल लेजिटिमाइज वायलेंस। यस, अगर आप हिंसा से विरोध करोगे, परिवर्तन करोगे, तो फिर वही होगा, आगे भी हिंसा ही होगी। आप मिडिल ईस्ट में देखो ना क्या हो रहा है, वही चलता इराक और सीरिया में क्या हो रहा है। आपने बांग्लादेश में एक व्यवस्था हटाई, दूसरी व्यवस्था आई, अब उसके विरोध में वही हो रहा है। तो वायलेंट चेंज अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है। नो मैटर विच साइड यू टेक, कभी भी वायलेंस की साइड तो नहीं लेनी चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। सर वायलेंस सिर्फ स्टेट को करना चाहिए। हाँ, स्टेट का। मैक्स वेबर ने कहा था कि स्टेट शुड हैव अ मोनोपोली ओवर वायलेंस। डंडा सिर्फ एक के हाथ में रहेगा, जो सरकार है उसी के हाथ में रहेगा। सबके हाथ में डंडा रहेगा तो क्योस हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि भारत पर और क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक तो कि अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ रही है, हमारे घरेलू मैटर्स में अमेरिका अपनी नाक डालेगा, हमारे जो भी यहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स है उनको थोड़ा और भड़काने की कोशिश करेगा। इसके अतिरिक्त हमारी डील हुई है रूस के साथ S-400 ट्रैम्प सिस्टम की, जो मिसाइल सिस्टम है। तो अमेरिका ने मना किया था कि आप ये मिसाइल मत खरीदो, क्योंकि मिसाइल बहुत खतरनाक है। तो भारत ने कहा खतरनाक किसके लिए? जो खरीद रहा है उसके लिए, या जिस पर इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। तो अमेरिका ने कहा था कि अगर आपने ये लिया तो हम आप पर अपना एक लॉ लगा देंगे। उस लॉ का नाम है काटसा, कॉम्बैटिंग अमेरिकन एडवर्सरी अगेंस्ट थ्रू ट्रेड सैंक्शंस। लगाया नहीं है। सेम मिसाइल टर्की ने भी खरीदी। टर्की नेटो का मेंबर है और उस पर काटसा लग चुका है। तो अगर ये लड़ाई और चलती है तो हो सकता है अमेरिका काटसा का इस्तेमाल करे, हो सकता है। अब इंडिया पर सैंक्शन लगाने का प्रयास करेगा काटसा के द्वारा। क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शन कामयाब होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक में भारत की जरूरत है अमेरिका को। तो फिर क्या इंडिया रुकेगा? नहीं रुक पाएगा ना। समझ रहे हैं, नहीं रुक पाएगा। ये कितनी नहीं, किसका कहाँ तक का सीमा किसकी है, कितना थ्रेशोल्ड है। लेकिन आपने ये समझा दिया कि ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भले इफेक्टिव हो ना हो, बट मैसेज के तौर पे तो ये होगा ही होगा। हाँ, ऐसा कुछ किया जा सकता है। एडिटोरियल्स निकलेंगे वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा रही है। अपने इंडेक्स बहुत नीचे दिखाएंगे, ईवीएम हैक हो रहे हैं, हम जो है अफगानिस्तान से भी नीचे आएंगे डेमोक्रेटिक इंडेक्स, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी भी होंगे, अभी भी होंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिकेटर्स हमें टारगेट बनाएंगे, वेस्टर्न मीडिया हमें टारगेट बनाएगा, और उसको लेके फिर यहाँ कुछ यूट्यूबर नाचेंगे। यूट्यूब पे जर्नलिस्ट जो हैं सो कॉल्ड वो नाचेंगे, और इसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, बहुत इफेक्ट नहीं होता है अभी तक तो, लेकिन प्रयास तो पूरा किया जाता है। प्रयास पूरा किया जाएगा, और यही हमारे भी चैनल का उद्देश्य है कि हम एक प्रयास तो करें बात सही बताने की, चेष्टा तो करें कि सही बात लोगों तक जाए और इसका कुछ असर हो। बस इसी के साथ हम, मुझे लगता है सर इस डिस्कशन में इतना बहुत है, क्योंकि इसके और मायने निकल नहीं रहे मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से निकल रहे हैं, कुछ और बता दीजिए। काफी हमने व्यापक तरीके से सब चीजों को देख ही लिया है, कर लिया है। क्लास तो यहाँ हमें लेनी नहीं है, तो इतना काफी रहेगा। जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको समझाने के लिए इतना काफी है हमारे। बिल्कुल, तो इस इशू को यहाँ समाप्त करते हैं हम, और वादा करते हैं बहुत ही जल्द फिर किसी एक बढ़िया इशू पे आएंगे बहुत अच्छे डिस्कशन के साथ। हमारे चैनल को आप कृपया करके सब्सक्राइब करिए, आप उसको लाइक कीजिए, और जितना हो सके इसको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप स्प्रेड नहीं करेंगे तो भारत इन्फॉर्म कैसे होगा। तो हमारे इस थोड़ी सी जो छोटी पहल है उसको बड़ा बनाने में हमारा जरूर साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।